Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic where did the workers come from of class 10th history chapter number 4. So लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से अब इंडिया में भी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बनने लग गए थे और इंडस्ट्रीज को सेटअप करना उन लोगों ने शुरू कर दिया था। कैसे शुरू किया था? तो बेसिकली चाइना के साथ शुरू में वो ट्रेड कर रहे थे और चाइना के साथ ट्रेड करके बहुत सारे बिजनेसमैन ने इंडिया में वेल्थ कमानी शुरू कर दी। उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया और जब उन्होंने वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली तो फिर उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी शुरू करी इंडिया में। तो उससे क्या हुआ, इंडिया में अर्ली इंडस्ट्रीज जो हैं सेटअप होनी शुरू हुई। तो अब इंडस्ट्रीज तो सेटअप हो गई बट इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए होंगे। तो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए ये लोग आए कहाँ से, वर्कर्स कहाँ से मिले हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज सेटअप हुई उन्हें? फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स। तो फैक्ट्रीज जो होती हैं उनमें वर्कर्स की जरूरत होती है। विद एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज दिस डिमांड इंक्रीज्ड। और जब हमारे देश में फैक्ट्रीज सेटअप होने लग गई तो वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ने लग गई। जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज होंगी उतने ज्यादा वर्कर्स की जरूरत होगी। In 1901 there were 5,84,000 workers in Indian factories. So in 1901 में इंडियन फैक्ट्रीज में 5,84,000 वर्कर्स काम करते थे। 1940s आते आते 1946 अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो 1946 में इंडियन फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई? सो 2 मिलियन वर्कर्स जो हैं 1946 में काम कर रहे थे फैक्ट्रीज में। अब ये वर्कर्स कहाँ से आए? तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स थे उनमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे। ठीक है, मान लो ये एक इंडस्ट्रियल रीजन है, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप हैं, तो इन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लोग कहाँ से आएंगे? इस इंडस्ट्रियल रीजन के आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे यहाँ पे काम करने लोग आ रहे थे। Peasants and artisans who found no work in the village went to the industrial centers in search of work. तो वो पेजेंट्स एंड आर्टिशंस जिनको अब काम नहीं मिल रहा था, जैसे कि अब फैक्ट्री सेटअप होने लगी थी, मिल्स आ गई थी, टेक्सटाइल का वर्क भी अब लोगों को ज्यादा नहीं मिल रहा था, हमारे वीवर्स जो हैं उनका बिजनेस उनसे छिन रहा था। इन सब के दौरान जब पेजेंट्स और आर्टिशंस को काम नहीं मिला तो ये लोग काम के खोज में गाँव से निकलकर शहरों की तरफ आने लग गए, इंडस्ट्रियल सेंटर्स की तरफ आने लग गए। Over 50% workers in Bombay cotton industries in 1911 came from neighboring districts of Ratnagiri. अब अगर बॉम्बे की बात करें तो 1911 में कॉटन मिल्स में काम करने वाले लोग का जो 50% है, बॉम्बे में जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसमें जितने भी लोग काम करते थे उसमें से 50% लोग जो हैं वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आते थे। वहीं अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में ज़्यादातर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनमें काम करने वाले लोग जो हैं आसपास के विलेजेस से आते थे, कानपुर के आसपास के जो गांव थे वहां से आते थे। रिटर्निंग टू देयर विलेज होम्स ड्यूरिंग द हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल्स। और ये जो लोग काम करने आ रहे हैं ये लोग हार्वेस्ट के टाइम पे एंड फेस्टिवल्स के टाइम पे। हार्वेस्ट मतलब कि जब इनके गाँव में कटाई का टाइम होता था, मान लो कोई पर्सन है जिसकी बहुत छोटी मोटी जमीन है और उसके परिवार वाले गांव में बैठ के उस जमीन पे खेती कर रहे हैं और वो पर्सन बाहर निकल के शहर में कमा रहा है, तो जब कटाई का टाइम आता था तो वो अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करने के लिए हार्वेस्ट में चला जाता था गांव वापस। इसी तरीके से जब त्योहार होते थे, होली, दीपावली, ईद वगैरह जो भी जब मेजर त्योहार होते थे तो लोग अपने गांव में वापस चले जाते थे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस तरीके से जो वर्कर्स हैं वो इंडस्ट्री के गाँव से। Over time, as news of employment spread, workers traveled great distances in the hope of work in the mills. अब जैसे हमने इंग्लैंड के केस में देखा था कि किस तरीके से इंग्लैंड में लोग जो है बहुत ही भारी मात्रा में काम की तलाश में कंट्री साइड इलाकों से, मतलब वही रूरल इलाकों से निकल निकल के वो सिटीज में आ रहे थे, सेम वही केस इंडिया में भी देखने मिल रहा था। सेम चीज कि जैसे ही कोई भी न्यूज फैलती थी कि हाँ यहाँ पे काम मिल सकता है या ये कंपनी, ये इंडस्ट्री हायर कर रही है लोगों को, तो एम्प्लॉयमेंट की न्यूज सुनते ही बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत दूर दराज वाले इलाकों से मिल्स में काम की खोज में आ जाते थे। मतलब कि वो इंडस्ट्रियल एरियाज में आ जाते थे और बहुत लंबे डिस्टेंस ट्रेवल कर करके आते थे। जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस से लोग जाते थे बॉम्बे काम करने के लिए, मतलब यूपी में कोई है जो आज का उत्तर प्रदेश है, पहले उसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, तो उत्तर प्रदेश से लोग जा रहे हैं काम करने के लिए कहाँ पे? बॉम्बे की कॉटन इंडस्ट्रीज में। तो यूपी मान लो यहाँ पे है और बॉम्बे जो है वेस्ट में है, तो इतने दूर जो है लोग अपने घरों से गांव छोड़ के
काम करने के लिए जा रहे थे, ठीक है। और इसी तरीके से यूपी से कैलकाटा वो लोग जा रहे थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस से लोग कैलकाटा जा रहे थे जूट मिल्स में काम करने के लिए। अब जैसा अगेन हमने इंग्लैंड वाले केस में देखा था कि लोगों के लिए जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल था, लोग भारी मात्राओं में कंट्री साइड इलाके से शहर में आ तो जा रहे थे, बट वहां पे लोगों को काम नहीं मिल रहा था। लंदन में लोगों को काम नहीं मिल रहा था, और बेसिकली उन्हीं लोगों को काम मिल रहा था जो कि रिश्तेदार हुआ करते थे, जो फैमिली रहती थी, फ्रेंडशिप रहता था, किन रिलेशंस रहते थे, उन लोगों को काम मिलता था। तो इंडिया में भी सेम ही चीज देखने मिल रही थी। जब लोग अपने घर बार छोड़ के शहरों में आ रहे थे, इंडस्ट्रियल इलाकों में आ तो रहे थे जॉब की तलाश में, बट सबको जॉब मिलनी बहुत ही मुश्किल थी। इवन व्हेन मिल्स मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड फॉर वर्कर इंक्रीज्ड, मतलब कि जब मिल्स बढ़ने लग गई और वर्कर्स की डिमांड बढ़ गई, तब भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था काम ढूंढना। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था ना कि अगर फैक्ट्रीज बड़ी हैं, वर्कर्स की डिमांड बढ़ी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इजीली काम मिल जाना चाहिए था, क्योंकि अभी जरूरत है वर्कर्स की। बट ऐसा नहीं हो रहा था। द नंबर सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब्स अवेलेबल। किसी भी पॉइंट इन टाइम पे क्या हो रहा था, जितनी डिमांड है वर्कर्स की, हमेशा उससे ज्यादा जो वर्कर्स हैं वो अवेलेबल रहते थे काम करने के लिए। मान लो पहले 50 वर्कर्स की जरूरत थी, बट अब क्या हुआ, अब मिल्स ज्यादा सेटअप हो गई और अब 50 नहीं बल्कि 100 वर्कर्स की जरूरत है, ठीक है। तो पहले जब 50 वर्कर की जरूरत थी तो लगभग 300 लोग काम मांगने आते थे। अब 300 लोगों में से काम तो सिर्फ और सिर्फ 50 को मिलेगा। अब जब फैक्ट्रीज बढ़ गई हैं और 100 लोगों की डिमांड हो गई है, तो अब जो काम करने वाले लोगों की संख्या है, काम मांगने वाले लोगों की संख्या है, वो भी बढ़ चुकी है। अब काम मांगने कितने आ रहे हैं, अब 600 लोग आ रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट इन टाइम में क्या था कि जो लोग हैं जो काम करने को रेडी हैं, उनकी संख्या हमेशा ज्यादा थी डिमांड से, कि जितने लोगों की काम करने के लिए जरूरत है, हमेशा उससे ज्यादा लोग अवेलेबल रहते थे काम मांगने के लिए। इसीलिए सारे लोगों को काम नहीं मिल पाता था। जब 50 लोगों की जरूरत थी और 300 लोग काम मांग रहे थे, तब 250 लोग जो है बिना काम के उनको, जब मिल्स बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई और 100 लोगों की जरूरत है और 600 लोग काम मांगने आ रहे हैं, तो इस केस में 100 लोगों को तो जॉब मिल गई, बट 500 लोग अभी भी बेरोजगार हैं। तो ज्यादा लोग अभी बेरोजगार ही थे, मैक्सिमम लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी काम ढूंढने में। एंट्री इनटू द मिल्स वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, और जो मिल्स वगैरह हैं उनमें आसानी से किसी को भी एंट्री नहीं मिलती थी, बहुत आसानी से किसी को भी काम नहीं मिलता था। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यूजुअली एक जॉबर को अपॉइंट करते थे, एम्प्लॉय करते थे नए रिक्रूट्स को लाने के लिए। मतलब एक तरीके से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो एक मिडिल मैन को, एक जैसे एक तरीके से ठेकेदार होता है ना, उसको वो है कि ये जो ठेकेदार है, ये जो जॉबर है, वो नए लोगों को काम पे लाएगा। अब ये ठेकेदार क्या करता था, ये इंडस्ट्रियलिस्ट का काफी विश्वसनीय पर्सन रहता था, काफी ऐसा पर्सन रहता था जो करीबी रहता था, या फिर काफी टाइम से ये इस इंडस्ट्री में काम कर रहा होता था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इस जॉबर पे काफी विश्वास करता था, क्योंकि ये जो जॉबर है वो इंडस्ट्रियलिस्ट का काफी भरोसेमंद आदमी रहता था। अब ये जॉबर क्या करता था, ये अपने हिसाब से लोगों को हायर करता था। ये अपने गांव के लोगों को, अपनी फैमिली के लोगों को, अपने दोस्तों को जॉब देता था। मतलब एक तरीके से ये अपने जान पहचान के लोगों को जॉब देता था। जो इसकी जान पहचान का नहीं होता था उसे काम नहीं मिलता था। अब ये जॉबर क्या कर रहा है, अपने जो भी लोग हैं, अपने जो उसके विलेज के लोग हैं, अपने जो उसके फ्रेंड्स फैमिली वाले लोग हैं, उनको ये जॉब इंश्योर करता था। और उन लोगों को, अपने गांव वाले लोगों को ये मदद करता था सिटीज में सेटअप होने में। उनको थोड़ा लोन वगैरह भी प्रोवाइड करता था, पैसा भी देता था क्राइसिस के टाइम पे। जब इस जॉबर के किसी नोन की, जिसको इसने जॉब दिलाई है, सिटी में सेट करवाया है, अगर उस पर्सन को, उस गांव वाले को कभी दिक्कत आती थी, तो ये जॉबर उस पर्सन को लोन दे दिया करता था, पैसे से मदद कर देता था। इन सभी कारणों से ये जो जॉबर है इसकी पावर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये जॉबर क्या कर रहा है, अपने गांव वालों को जॉब दिला रहा है, अपने गांव वालों को हेल्प कर रहा है कि वो सिटी में सेटअप हो जाए, उनको दिक्कत के टाइम पे पैसे दे रहा है। इस वजह से ये जो जॉबर है ये काफी पावरफुल पर्सन होता जा रहा था, ऑथोरिटी वाला पर्सन होता जा रहा था। और अब ये काम दिलाने के बदले लोगों से गिफ्ट्स एंड एक तरीके से मनी डिमांड करने लग गया। अभी अपने गांव वालों को क्या कहता था कि मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगा, मैं तुम्हें काम पे रखूंगा, तुम्हें सिटी में सेटअप करवाऊंगा,
बट इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ देना होगा, तुम्हें मुझे गिफ्ट देने होंगे, तुम्हें मुझे कुछ मनी देना होगा। मतलब कि अब धीरे धीरे करके ये जो जॉबर है ये अपने गांव वालों को भी फ्री में हेल्प नहीं कर रहा था। शुरू शुरू में इसने अपने गांव वालों को मदद की, बट जैसे जैसे इसके पास पावर आनी शुरू हो गई वैसे वैसे ये दूसरे लोगों से पैसे की डिमांड करने लग गया कि मैं तुम्हें जॉब पे रख लूंगा बट इसके बदले तुम्हें मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे, ये गिफ्ट देना पड़ेगा। तो अब ये जॉबर जो है वो भी एक तरीके से लोगों को दिक्कत दे रहा था। इसके खुद के गांव वाले भी अब परेशान हो रहे थे, क्योंकि भले ही ये सेम गांव का है, भले ही जानकार है, बट काम के बदले ये पैसे मांग रहा था। द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इंक्रीज्ड ओवर टाइम। तो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की मात्रा जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि फैक्ट्रीज बढ़ रही थी। ठीक है, फैक्ट्रीज जो हैं उनकी बहुत ज्यादा सेटअप हो रहे हैं, फैक्ट्रीज की जो नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादा वर्कर्स की डिमांड हुई और ज्यादा लोग काम कर रहे थे। बट अभी भी बहुत सारे लोग बेरोजगार थे। जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया, आई होप इससे आपको क्लियर होगा कि भले ही ज्यादा लोग की डिमांड थी, ज्यादा लोग काम कर रहे थे, बट अभी भी बहुत सारे लोग जो है बिना काम के रह रहे थे, मतलब उनको काम मिलने में मुश्किलात आ रही थी। अब देखो, फैक्ट्रीज में तो लगातार नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो रहे थे, बट as you will see they were a small proportion of the total industrial force। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि देखो, इंडस्ट्रीज का मतलब, अब तो हमें ये चीज क्लियर है कि इंडस्ट्रीज का मतलब फैक्ट्रीज नहीं है। मतलब इंडस्ट्रीज का मतलब सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं है। फैक्ट्रीज के अलावा अपने गांव में, अपने घर में कोई पर्सन अगर कोई चीज बना रहा है तो वो भी इंडस्ट्री के अंदर ही आएगा, वो भी इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स के अंदर ही आएगा। उसे फैक्ट्री वर्कर नहीं कहेंगे हम, बट इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स तो कहेंगे। मतलब कि देखो, एक तरफ तो ये मिल है, कोई फैक्ट्री सेटअप हुई है कॉटन टेक्सटाइल की, ठीक है। अब इस कॉटन टेक्सटाइल की जो मिल है इसमें काम करने वाला पर्सन को हम कहेंगे फैक्ट्री वर्कर। बट दूसरी तरफ एक पर्सन है, वो अपने गांव में अपने घर में बैठ के हैंडलूम की मदद से कपड़े बना रहा है। अब ओवरऑल चाहे ये मिल है, ये जो फैक्ट्री सेटअप हुई, चाहे ये जो गांव में पर्सन कपड़ा बना रहा है, ये दोनों के दोनों ही लोग, मिल प्लस जो गांव में बुनकर बैठा है, वीवर बैठा है, ये आ किसके अंदर रहे हैं? कॉटन इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। ये दोनों ही लोग, मतलब फैक्ट्री भी और वीवर भी, ये गांव में बैठा वीवर और ये शहर में लगी फैक्ट्री, ये दोनों ही चीजें किसके अंदर आ रही हैं? कॉटन इंडस्ट्री के अंदर। और इन दोनों ही जगहों से जो प्रोडक्शन होगी उसे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम इनको कहेंगे, कॉटन इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, कॉटन इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, मतलब कि ये जो वीवर है ये भी कॉटन इंडस्ट्री का पार्ट है, ये जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं ये भी कॉटन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं बेसिकली। तो मतलब कि अगर हम बोलें कि ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो इन सबको मिला के है, गांव में बैठे वीवर्स भी और फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी, इन सबको मिला के हम कहेंगे ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं। तो कहा क्या जा रहा है कि वैसे तो ये जो फैक्ट्रीज हैं, ये जो फैक्ट्रीज थी, इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की मात्रा बढ़ रही थी, बट अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में देखें तो अभी भी फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की परसेंटेज कम थी। मतलब कि मान लो गांव में बैठा हुआ वीवर, ठीक है, प्लस गांव में जो वीवर बैठा है प्लस जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं लोग, फैक्ट्री वर्कर्स, इन सबको मिला के जो टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स है वो कितनी है? मान लो 100 है। अब इस 100 में से फैक्ट्री में से सिर्फ मान लो 35 लोग आ रहे हैं और बाकी जो लोग बचे, बाकी जो 65 लोग बचे, वो ये गांव में अपने आप से जो लोग कपड़े बना रहे हैं वो वर्कफोर्स है। तो हो क्या रहा है कि ये जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनकी मात्रा तो बढ़ रही है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटल वर्कफोर्स का ये अभी भी बहुत कम परसेंटेज है। ठीक है, फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं वो ओवरऑल इंडस्ट्रियल वर्कर्स का काफी कम परसेंटेज है। ओवरऑल इंडस्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं? 100, बट फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 35%। ज्यादातर लोग अभी भी कैसे काम कर रहे हैं? 65% लोग अभी भी कैसे काम कर रहे हैं? वीवर्स के तौर पे। ठीक है, तो यही चीज बोली जा रही है कि वैसे तो जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी मात्रा बढ़ रही थी, बट दे वर अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स। टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स के वो अभी भी एक छोटा हिस्सा थे, कम थे। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अब ये जो फैक्ट्री सेटअप हो रही थी उनमें काम करने के लिए कहाँ से लोग आ रहे थे और उनकी क्या क्या दिक्कतें थी। हर एक पर्सन को काम नहीं मिल रहा था, काम मांगने वाले लोग कम थे
काम मांगने वाले लोग ज्यादा थे और काम की जो वैकेंसीज थी एक तरीके से वो काफी कम थी। ठीक है, और फिर हमने जॉबर्स का देखा कि किस तरीके से जॉबर्स जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों से गिफ्ट मांग रहे थे जॉब के बदले, अपने गांव वालों को वो जॉब पे रख रहे थे और उसके बदले भी उन्होंने गिफ्ट और पैसे मांगने शुरू कर दिए थे और वो लोगों की लाइफ को कंट्रोल करने लगे थे। तो जॉबर्स जो है वो भी अब लोगों को दिक्कत दे रहे थे। उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो दूर दराज वाले इलाकों में काम करने के लिए जाते थे और फिर भी उनको कोई गारंटी नहीं मिलती थी कि उनको काम मिलेगा ही मिलेगा। और एंड में हमने ये देखा कि किस तरीके से जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो तो बढ़ रहे थे, बट फिर भी ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स है उसका काफी कम परसेंटेज थे ये फैक्ट्री वर्कर्स। तो आई होप ये पूरा जो सेक्शन है आपको क्लियर होगा।